वतन के रखवाले हम भारत के लोग। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई, लेकिन इस जीत ने ब्रिटेन के ग्रेट ब्रिटेन होने के सम्मान को छीन लिया। युद्ध के दौरान ब्रिटेन को आर्थिक और राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ, जिससे ब्रिटेन पर अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र करने का दबाव पड़ने लगा और इस दबाव के बीच लेबर पार्टी की सत्ता में फिर से वापसी हो गई। 8 मई 1945 को जर्मनी के बिना शर्त आत्मसमर्पण के बाद यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की औपचारिक समाप्ति हुई। ब्रिटेन में विजय का उत्सव मनाया जाने लगा। The representative of the German High Command and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe to the Allied expeditionary forces and simultaneously to the Soviet High Command. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. We may allow ourselves a brief period of rejoicing. Today is Victory in Europe Day. Tomorrow will also be Victory in Europe Day. लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में मिली विजय ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के लिए बहुत सी समस्याएं उत्पन्न कर दी। बेल्जियम, इटली और यूनान की कथित प्रतिक्रियावादी सरकारों के समर्थन का उन पर आरोप लगाया गया और साथ ही सोवियत संघ से पूर्वी यूरोप को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए। ब्रिटेन में उसी वर्ष जून में हुए चुनाव में कंजर्वेटिव दल की हार हो गई और चर्चिल को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। ब्रिटेन की सत्ता में लेबर पार्टी की वापसी के साथ ही एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बना दिए गए। ये सामान्यतः हम लोग इस बात को मानते हैं कि लेबर पार्टी का जो दृष्टिकोण था वो भारत को यदि संप्रभुता नहीं देने का था तो कम से कम स्वायत्त अधिकारों का तो था, भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का था, भारत में भारतीय द्वारा चुने जाने सरकारों के बारे में था। दूसरी तरह से चूंकि ये श्रमिक कानूनों के बहुत पक्षधर थे, श्रमिकों के लिए थे और इनका जो एक आदर्श था वो कहीं न कहीं फेबियन सोशलिज्म था। फेबियन सोशलिज्म में वर्ग विभेद के अंतर को हमेशा कम करने की बात की गई, एक सहमति की बात की गई है। तो यह जो उनका फेबियन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी कहीं न कहीं था, प्रो लिबरल उनका जो प्रोग्राम था, श्रमिक के पक्ष में उनका जो पक्ष था। दूसरा, वो उपनिवेशवाद के बिल्कुल प्रखर और मुखर रूप में विरोधी भी नहीं थे, लेकिन हाँ, जो चयनित भारतीय हों उनको शासन सत्ता में शिक्षित भारतीयों को स्थान दिया जाए, वो इसके पक्ष में थे और निश्चित रूप से इटली ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए थे। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के लिए दुनिया भर में ब्रिटेन के औपनिवेशिक अर्थात गुलाम रहे देश आर्थिक रूप से बोझ बन गए। इन देशों को स्वतंत्र करना प्रधानमंत्री एटली की मजबूरी बन गई थी। एटली पर भारत को भी स्वतंत्र करने का दबाव पड़ने लगा। ब्रिटेन की जो सरकार थी उनमें जो बावेल थे, जो भारत में वायसराय थे, उनके ऊपर एक दबाव था और वो दबाव यह था कि यदि भारतीय उपमहाद्वीप को एक डोमिनियन के रूप में हम घोषित करते हैं या इंडिपेंडेंट होता है, जैसा भारतीय इतिहासकार लिखते हैं, यूरोपियों के मन में तो डोमिनियन था क्योंकि हमें डोमिनियन स्टेटस के रूप में दो भागों में विभाजित करके एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का अधिकार मिला था। तो ये इतिहास का सत्य भी है जिसे हमें स्वीकारना चाहिए। तो बावेल की योजना क्या थी? वो दो तीन बिंदुओं पर काम कर रहे थे। एक कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होकर
एक प्रकार का एक फेडरल सेटअप वाली गवर्नमेंट कायम किए जाए, है ना, और वायसराय की काउंसिल में अधिकाधिक भारतीय भी आए। ये बावेल योजना के नाम से जानी जाती है। जब तक हम बावेल योजना को नहीं समझेंगे, कैबिनेट मिशन प्लान को नहीं समझ सकते। अब देखिए इन्होंने किया क्या। बावेल जी ने कहा कि जो वायसराय की काउंसिल होगी, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर होंगे, वो अन्य छोटे मोटे समुदायों को छोड़ दिया। इन्होंने 2 बड़े समुदायों की बात की, और उसमें भी कितनी विभेदकारी दृष्टि थी कि इन्होंने कास्ट हिंदू शब्द का प्रयोग किया, जिसका विरोध गांधी जी ने भी किया था, और मुस्लिम्स ये रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। कास्ट हिंदू से उनका सीधा मतलब था कि हिंदू की जनसंख्या का एक अल्प वर्ग जो शिक्षित या पढ़ा लिखा था, और दूसरी तरफ सिर्फ मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत को स्वतंत्रता मिलने की सुगबुगाहट के बीच भारत में मुस्लिम लीग का मुस्लिमों के लिए अलग देश बनाने का दबाव भी बढ़ रहा था। इस बढ़ते दबाव के मध्य भारत के दक्षिण प्रांत से संबंध रखने वाले एक प्रमुख कांग्रेसी नेता सी राजगोपालाचारी, जो गांधी जी के न केवल प्रसिद्ध अनुयायी थे, बल्कि कुछ लोग उन्हें गांधी जी की अंतर आत्मा का रक्षक तक मानते थे, ने फॉर्मूला तैयार किया। फॉर्मूले में यह प्रस्ताव लाया गया कि यदि मुसलमान विभाजन चाहते हैं तो कांग्रेस को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के भीतर ही सी राजगोपालाचारी के उस फॉर्मूले का जमकर विरोध हुआ, और विरोध के कारण सी राजगोपालाचारी को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन से किनारा कर लिया। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन के कारण नजरबंद किए गए गांधी जी 5 मई 1944 को रिहा होकर बाहर आ गए, और अपनी रिहाई के बाद गांधी जी ने जिन्ना के साथ 2 राष्ट्र सिद्धांत और विभाजन के मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव रखा, और इस बातचीत के प्रस्ताव का आधार बना राजगोपालाचारी का CR फॉर्मूला। गतिरोध को कम करने के लिए गांधी जी और जिन्ना सितंबर 1944 में मिले। गांधी जी और जिन्ना की इस वार्ता का उद्देश्य पाकिस्तान की मांग को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को दूर करना था। जिन्ना ने वार्ता की शुरुआत में ही साफ कर दिया कि उन्हें अलग पाकिस्तान से कम कुछ भी गवारा नहीं है। ये ख्वाब है कि हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ आकर एक मुल्क बना सकते हैं। हिंदू और मुसलमान 2 अलग रिलीजन हैं, 2 अलग अलग आइडेंटिटी है। दोनों के तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं। उनकी फिलॉसफीज, उनके सोशल कस्टम्स बिल्कुल एक दूसरे से अलहदा हैं। हिंदू और मुसलमान ना तो एक साथ खाते पीते हैं और ना ही एक दूसरे में शादियां करते हैं। इसलिए दोनों का साथ रहना नामुमकिन है। अच्छा होगा कि मौजूदा मुल्क को तकसीम करके मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग अलग मुल्क बना दिए जाएं। गांधी जी ने जिन्ना को समझाने की कोशिश की और कहा कि विभाजन का विषय हम भारतीयों के बीच की बात है, इस पर फैसला बाद में लेंगे, पहले भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाए। जिन्ना मेरे दोस्त, साथ रहना है या नहीं रहना है, ये भारत में रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का विषय है। इस विषय में अंग्रेजों को क्यों शामिल करना है? अच्छा तो ये होगा कि पहले अंग्रेजों से अपनी
आजादी हासिल कर लेते। उसके बाद मिल बैठकर तय कर लेंगे या देश में जनमत संग्रह करा कर तय कर लेंगे कि देशवासी मुसलमानों के लिए अलग देश चाहते हैं या नहीं। विरोध का एक ही कारण था कि उन्होंने दो अलग अलग जो क्षेत्र थे, जो मुस्लिम बहुल दो क्षेत्र माने गए थे, वो एक तो पहला क्षेत्र है जो सिंध का था, पंजाब का था, बलूचिस्तान का था, ये जो आज पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान जो उसको पहले कहा गया, और दूसरी तरफ जो जहाँ पूर्वी पाकिस्तान बना यानी बंगाल का और वहाँ हुआ। तो वहाँ पर कुछ नेताओं को यह डर था कि मुस्लिम वोट के कंसोलिडेशन से वो विभाजन जो है सुनिश्चित हो जाएगा। तो इस पक्ष में वो नहीं थे कि सी राजगोपालाचारी का फॉर्मूला एक्सेप्ट किया जाए। गांधी जी को हमेशा यह लगता था कि मुस्लिम जनसंख्या का एक बड़ा भाग इस देश की जो एक संस्कृति है, जिसको गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है सामान्य अर्थ में, उसका आदर करती है। और बहुत लोग इस तथ्य को स्वीकारते हैं कि उन्होंने इस्लाम को एक मजहब के रूप में अपनाया है, उनकी सांस्कृतिक भूमि भारत है, तो वो कांग्रेस के पक्ष में या राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। तो गांधी जी का यह व्यक्तिगत मत था जिससे राजगोपालाचारी सहमत थे, लेकिन वही कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे जो इस तथ्य से असहमत भी थे। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच अलग अलग चरणों में 2 सप्ताह तक बातचीत चली। बातचीत में गांधी जी ने जिन्ना के समक्ष प्रस्ताव रखा कि मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और एक संक्रमणकालीन अवधि के लिए एक अंतरिम सरकार बनाने में कांग्रेस का सहयोग करे। एक आयोग बनाया जाए जो मुस्लिम बहुल जिलों का सीमांकन करे और सीमांकन के बाद वहां जनमत संग्रह कराकर यह जानने की कोशिश करे कि वहां के लोग अलग राष्ट्र के समर्थन में हैं भी या नहीं। जनमत संग्रह के माध्यम से विभाजन का निर्णय लेने का प्रस्ताव जिन्ना को पसंद नहीं आया। जिन्ना का मानना था कि मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बनाने का अधिकार केवल मुसलमानों को ही लेना चाहिए, गैर मुसलमानों को इससे बाहर रखना चाहिए। इन बिंदुओं पर सहमति ना बन पाने के कारण गांधी जी की जिन्ना के साथ ये वार्ता विफल हो गई। बहरहाल वायसराय लॉर्ड वेवेल ने संवैधानिक मुद्दों को सुलझाने के लिए वेवेल योजना का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए 1945 में शिमला सम्मेलन बुलाया गया। जून 1945 में शिमला के वाइसरीगल लॉज में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल और भारत के प्रमुख नेताओं के बीच एक बैठक रखी गई जिसे शिमला सम्मेलन कहा गया। अब तक स्पष्ट हो चुका था कि ब्रिटिशर्स अब भारत को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन भारत छोड़ने के बाद का भारत कैसा हो उसकी रूपरेखा के लिए ये वार्ता आयोजित की गई थी। 14 जून 1945 को वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल ने एक नई कार्यकारी परिषद की योजना की घोषणा की, जिसमें वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होने की बात कही गई। ये कार्यकारी परिषद तब तक काम करती जब तक भारत के नए और स्थायी संविधान पर सहमति नहीं बन जाती। इस कार्यकारी परिषद में रक्षा को छोड़कर सभी विभाग भारतीय सदस्यों को देने का भी वादा किया गया। मुस्लिम प्रतिनिधियों के चयन के मुद्दे पर वार्ता में गतिरोध आ गया। मुस्लिम लीग ने भारत के मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा किया, साथ ही ऐसी किसी भी योजना का समर्थन करने से इनकार कर दिया जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों की नियुक्ति कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की जानी हो। हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुस्तकबिल का फैसला कांग्रेस कैसे कर सकती है? कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है। मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे ये तय करने का हक कांग्रेस को कतई नहीं दिया जा सकता।
इसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के पास है, क्योंकि वो ही मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाली इकलौती पार्टी है। बावल भी वस्तुतः सैनिक अधिकारी थे और ये जो भारत में वायसराय के रूप में वो थे, तो भारतीय युद्धों का और भारत के शासन का और सैनिक शासन का उनके पास एक बहुत लंबा अनुभव था। जिस कदम को लेकर वो चले उससे भारत के लोग बहुत सहमत नहीं हो पाए। और दूसरी बात जो थी, एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही थी कि जिन्ना जो है वो एक कट्टरपंथिता की ओर जा रहे थे। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा भी हो जाती है कालांतर में कि हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है? इसके डायरेक्ट एक्शन का मतलब था कि आप मारकाट करो, आप जो है हिंसावादी दृष्टिकोण को अपनाओ, और उसका आधार क्या है? सांप्रदायिकता है। तो देश एक विकट अवस्था में कहीं न कहीं से जा रही थी और वावेल राजगोपालाचारी फॉर्मूला के साथ या गांधी जी की नीतियों के साथ या देश के विभाजन के प्रश्न पर या एक यूनियन बने, तो उसमें दो तीन बातें आती थी कि यूनियन के पास जो है वो पावर किसका होगा? सेना का होगा, डाक संचार का होगा, मुद्रा का होगा, मुख्य रूप से ये होगा, लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी। अब ये बात कांग्रेस के लिए, जो बावल का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको इसलिए स्वीकारनीय इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि हमें एक शांतिपूर्ण स्थिति में देश को चाहिए था। यदि देश प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर केंद्र के साथ संघर्ष की स्थिति में होगी, यदि प्रिंसली स्टेट्स के जो अपने तथाकथित अधिकार थे, जन अधिकार नहीं थे, उनके वंशागत अधिकार थे, यदि बावल की नीति उसका भी पोषण कर देती थी, तो भारत तो एक अंतर संघर्ष और गृह युद्ध की स्थिति में फंसा रह जाता। इसलिए इंग्लैंड की सरकार ने कहीं न कहीं ये सोचा कि बावल की नीति पे कार्य करके ना ऐसे व्यक्ति को प्लेस करो जो अब इस स्थिति में जो दो राष्ट्र के निर्माण की बात है, दो डोमिनियन के निर्माण की बात है, तो उस फॉर्मूले के ऊपर कार्य कर सके। और आप देखेंगे कि 1946 के मध्य के बाद इस फॉर्मूले पे बहुत तेजी से कार्य किया गया और वो निश्चित रूप से जो है माउंटबेटन के आने के कई अन्यान्य कारण भी बताए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को समान विचार पर लाने या यूं कहें कि किसी समझौते पर लाने की वायसराय लॉर्ड वेवेल की कोशिशें सिरे न चढ़ सकी, लेकिन प्रधानमंत्री एटली भारत को स्वतंत्र करने का मन बना चुके थे। लॉर्ड वेवेल के प्रयासों को सिरे न चढ़ते देख उन्होंने माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बना दिया और एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। ब्रिटिशर्स से भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन भारत आया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की पहल पर गठित इस मिशन में भारत के राज्य सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एडमिरल्टी के पहले लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन की कुछ चर्चाओं में भारत के वायसरॉय लॉर्ड वेवेल ने भी हिस्सा लिया। वायसराय लॉर्ड वेवेल ने शिमला सम्मेलन बुलाकर प्रयास तो किया है, लेकिन इस प्रयास का कुछ नतीजा निकलता दिखाई नहीं पड़ता। हमारा लक्ष्य भारत की आजादी है। सुना है हमारे दोस्त मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग देश की मांग की है। कोई बात नहीं, मैं उनसे भेंट करूंगा। अपनी ओर से मैं प्रयास करूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अविश्वास के कारण कैबिनेट मिशन की योजना विफल हो गई और ब्रिटिश सरकार ने नए समाधान खोजने के लिए लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को नया वायसराय नियुक्त कर दिया।
माउंटबेटन के आने के कई अन्यान्य कारण भी बताए जाते हैं। बहुत सारे कारण बताए जाते हैं कि माउंटबेटन का जिन्ना से भी अपना एक उनके साथ समझौतावादी दृष्टिकोण रख सकते थे, नेहरू जी के साथ भी रख सकते थे। तो एक ऐसा व्यक्ति भारत में भेजा जाए जो जिन्ना नेहरू के पॉलिटिक्स के मध्य में एक अच्छे मध्यवर्ती की भूमिका को, मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह भी कर सके। और कहीं न कहीं बावेल और माउंटबेटन में एक स्पष्ट अंतर दिखता है कि माउंटबेटन द्विराष्ट्र की योजना के समर्थन में आकर खड़े होते हैं। हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा, संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग।